वेलकम बैक टू द न्यू चैप्टर नंबर 4। चैप्टर 4 के 4 ही सेक्शन हैं। सेक्शन नंबर 1 डेफिनेशन ऑफ बाटना यानी बेस्ट अल्टरनेटिव टू ए नेगोशिएटेड अग्रीमेंट। सेक्शन नंबर 2 इंफॉर्मेशन इज द रियल पावर इन अ नेगोशिएशन। सेक्शन नंबर 3 नेगोशिएशन फेजेस। सेक्शन नंबर 4 हु शुड ऑफर फर्स्ट। इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में जानेंगे। व्हाट इज बाटना? दोस्तों कहते हैं ना, ये एक ऐसा टूल है, एक ऐसा मंत्र है जिसके बिना कभी भी किसी भी प्रकार के नेगोशिएशन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो चलिए जानते हैं इसके फैक्ट्स के बारे में। बट उससे पहले जान लीजिए कि अगर आपका बाटना रेडी है तो सामने वाली अपोजिट पार्टी भी अपने बाटना का वर्कआउट करेगी। तो दोस्तों किसी भी प्रकार का नेगोशिएशन करने से पहले नेगोशिएटर को बाटना की पावर को समझना और उसे यूज करना बहुत जरूरी है। बहुत बार नेगोशिएशन फेल हो जाता है, तब बाटना ही काम आता है। और अगर आपने अपना बाटना पहले से जान लिया है तो डील फेल होने का चांस नहीं रहता है। सो बेसिकली बाटना को और मैं एलोबरेट करता हूं। इन अदर वर्ड, देयर इज ऑलवेज बेटर अल्टरनेटिव फॉर ए बेटर नेगोशिएशन। सो बाटना की डेफिनेशन ये कहती है कि उस नेगोशिएशन को फाइनल फेल डील मत समझिए, कुछ बेटर अल्टरनेटिव ढूंढिए और कुछ ऐसा सोचिए कि और ऐसा क्या आप पासा फेंक सकते हैं। फेक मतलब वो इंग्लिश वाला फेक नहीं, हिंदी वाला फेक, यानी बैकअप प्लान, कि वो डील आपके फेवर में हो। सो दोस्तों ली थॉमसन एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एंड प्रोफेसर हैं। इनका कहना है कि नेगोशिएटर को ये जाने बिना मीटिंग में शामिल नहीं होना चाहिए कि उनका बाटना क्या है। नेगोशिएशन से पहले दोनों पक्ष को कंसीडरेबल टाइम स्पेंड करना चाहिए और अपना बाटना को रिवील नहीं करना चाहिए और उन शर्तों को भी कंप्रोमाइज करना चाहिए जो बाटना के अंतर्गत आता हो। और दोस्तों खास ध्यान रखें, बातचीत के दौरान या नेगोशिएशन के दौरान झूठ ना बोलें अपने बाटना के बारे में। झूठ बोलना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज होती है, क्योंकि नेगोशिएशन के दौरान सर्टेन एथिक्स और स्टैंडर्ड का पालन करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों डेफिनेशन के बारे में और ज्यादा जानेंगे। मैं आपको लेके चलता हूं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे, आपको प्रैक्टिकल ढंग से एक ग्राफ दिखाऊंगा कि हम बाटना को किस तरीके से यूज करते हैं या बाटना को हम कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एक डायग्राम है बाटना का, बेस्ट अल्टरनेटिव टू अ नेगोशिएटेड अग्रीमेंट। यहाँ पे बीच में आपको एक इमेजिनरी लाइन दिख रही होगी ब्लैक कलर की। ऊपर का जो सेक्शन है वो बायर का है, नीचे का सेलर का है। बायर का जो प्रेफरेंस प्राइस है इट इज ऑफर्ड बाय सेलर, मतलब जो सेल्समैन है, दुकान वाला है, ठीक है। और नीचे बीच में आप देख रहे होंगे जोपा लिखा हुआ है, जोन ऑफ पॉसिबल अग्रीमेंट, ठीक है। और ये बाटना सेलर का है और ऊपर का जो बाटना है ये है बायर का। अब यहाँ पे सपोज कीजिए सेलर ने ऑफर किया 100 रुपीज बायर को, ठीक है। तो सेलर का प्रेफरेंस प्राइस हो गया 100 रुपीज। बायर, अब जाहिर सी बात है कोई भी बायर हो तो वो तुरंत कोई चीज एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो बायर ने उसको बोला कि नहीं यार 100 रुपए बहुत ज्यादा है, मैं नहीं खरीद पाऊंगा, तो मेरा जो प्रेफरेंस प्राइस है खरीदने का वो है 90 रुपए। तो 90 रुपीज प्रेफरेंस प्राइस होगा बायर का। और सेलर ने जो उसको ऑफर किया, सेलर का जो प्रेफरेंस प्राइस होगा वो 100 रुपीज होगा। तो अब ये बात कैसे बनेगी? क्योंकि अगर जोपा जो है ना, ये जो जोपा लिखा है ग्रीन कलर में, जोपा तभी क्रिएट होगा जब नेगोशिएशन होगा। नेगोशिएशन नहीं है तो जोपा का कोई काम नहीं होगा। अब दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि फिगर यहाँ पे दो आए हुए हैं। एक तो प्रेफरेंस प्राइस का फिगर है और 100 रुपए ऑफर किया सेलर ने, और जो प्रेफरेंस प्राइस कस्टमर ने दिया, बायर ने दिया, वो है 90 रुपीज। बट दोनों के बैक ऑफ द माइंड एक और फिगर होगा। पता होगा आपको, आप भी कुछ खरीदने जाते होंगे तो 2-3 फिगर तो उसमें निकल के आते ही हैं, ठीक है। एक फिगर निकल के आएगा जो सबकॉन्शियस माइंड में होगा बायर के, तो बायर ने बोल दिया। अब बायर के माइंड में एक और फिगर है कि 90 रुपए में जाहिर सी बात है ये नहीं मानेगा, तो मेरे मन में एक 95 का भी फिगर है, कम से कम 95 में तो मैं खरीद ही लूंगा। तो सेलर का भी एक अपना प्राइस होगा कि यार कम से कम अगर ये 100 में नहीं खरीदा और ये 90 बेच रहा, मैं 90 में अग्री नहीं हूं, तो कम से कम इसको मैं 97 तक तो बेच ही दूं। मान लीजिए फिगर निकल के आया 97 रुपीज, तो एक फिगर को एज्यूम कर लेते हैं
तो ये जो दो नए फिगर निकल के आए, एक 95 का है जो कि बायर का है, और एक प्राइस अमाउंट निकल के आया 97, वो सेलर का है। उसने मन में सोचा हुआ, इसी प्राइस को हम बांटना प्राइस कहते हैं। अब यहां पे सवाल इस बात का है कि बांटना प्राइस सेलर कैसे बढ़ाए। झूठ तो बोल नहीं सकता, झूठ बोल के कीमत बढ़ा नहीं सकते। तो ये जो आप मिडल में एक लाइन देख रहे हैं, इमेजिनरी लाइन, जो लास्ट में एरो बना हुआ है, आपके राइट साइड में होगी एरो। तो प्रेफरेंस प्राइस, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, इसको यहाँ पे बढ़ाएगा प्रेफरेंस लाइन को सेलर, जो दुकान वाला होगा। तो उसका जो बांटना अमाउंट है 97, वो 98 हो सकता है, 99 भी हो सकता है, मे बी 100 का 100 भी हो सकता है। तो ऐसे कम केस होंगे कि 100 ऑफर किया है तो प्रेफरेंस प्राइस के ही एक्चुअल प्राइस में बिक जाए, ऐसे कम चांसेस होते हैं। तो ये प्रेफरेंस प्राइस बढ़ाने के लिए अब क्या तरीका है, करना क्या पड़ेगा, मतलब आप कस्टमर को अब चॉइस देंगे। बिना ऑप्शंस के कस्टमर कैसे खरीदेगा, ये तो बहुत ही लॉजिकल बात है। तो ऑप्शन देने के लिए वो 5 केक वाली जो थ्योरी है उसका इस्तेमाल करेंगे। अब मैं आपको स्क्रीन पे 5 केक वाली इमेज दिखाता हूं। देखिए, आप इमेज देख रहे होंगे 5 केक की अपनी स्क्रीन पे। केक वही है, लेकिन उसमें अलग अलग चीजें डाल दी गई हैं, एक चॉइस दे दी गई है कस्टमर को, ताकि कस्टमर अपना एक प्रेफरेंस बना सके। तो आप अपने स्क्रीन पे 5 केक देख पा रहे होंगे। केक दोस्तों एक ही है, उसमें प्रेफरेंस अलग अलग दे दी गई है, कस्टमर को चॉइस दे दी गई है, और इसमें बहुत ज्यादा एक्सपेंस नहीं होता है। केक वही है, प्राइस यहाँ पे सबके अलग अलग हो जाएंगे। तो ये इसे कहते हैं चॉइस। यहाँ पे अगर आप चॉइस देंगे तो कस्टमर को जो पसंद आएगा वो कस्टमर लेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रेफरेंस प्राइस है, ये अगर इंक्रीज करेगा कौन, सेलर, तो बायर के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होगा कि मैं कोई भी एक खरीद लूं, भले अब मुझे 100 का 125 देना पड़े, 110 भी क्यों ना देना पड़े, लेकिन इसने मुझे चॉइसेस इतनी दिखा दी हैं। क्योंकि आप देखे होंगे अक्सर अगर आप शॉप में जाते हैं तो शॉप्स में आपको दुकानदार बहुत सारी अलग अलग इतनी वैरायटी दिखाता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत बार इसका साइड इफेक्ट भी होता है कि ज्यादा वैरायटी की वजह से अक्सर औरतें अगर खरीदने जाती हैं, बहुत सारी वैरायटी है, तो वो तो पूरी दुकान खुलवा देंगे और फिर उसके बाद वापस भी चली जाएंगी, माल उसका बिकेगा भी नहीं। तो हर एक चीज के इस दुनिया में साइड इफेक्ट है, दोनों चीजें हैं, फायदे नुकसान सब साथ में चलता रहता है। तो यहाँ पे दोस्तों एक चीज और है, वर्स प्राइस। ठीक है, जैसे आपको मैं गिना देता हूं कि प्रेफरेंस प्राइस बायर की 90 रुपीज थी, बट बांटना प्राइस उसकी 97। उसका वर्स क्या हो सकता है, वर्ष ये हो सकता है कि बहुत ज्यादा से ज्यादा वो जाएगा, 2-3 रुपए और बढ़ेगा, तो बट वो उतना खुश नहीं रहेगा प्राइसिंग को लेके, तो उसका वो वर्ष प्राइस होगा। तो सेलर का जो प्रेफरेंस प्राइस है वो 100 रुपीज है, और उसका बांटना प्राइस 90 रुपीज है। बट उसके मन में एक चीज और तो होगी ना कि मेरा वर्ष से वर्ष मैं अगर सेल करूंगा तो शायद 2 रुपए कम करके मे बी 88 में बेचना पड़े। तो ये है वर्ष प्राइस। तो 3 टाइप के प्राइस निकल के आए हैं, प्रेफरेंस प्राइस, बांटना प्राइस, वर्स प्राइस। अब ये तीनों में जो सूटेबल होगा, जितना जिसको फायदा होगा, सेलर को जितना होगा फायदा होगा उतना सेल करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप 2 सेक्शन देख रहे होंगे, ब्लू कलर का ये पॉसिबल होगा यहाँ पे अग्रीमेंट, और ये जो ऑरेंज में है यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। तो ऑरेंज की जो पॉसिबल नहीं है इसकी बात कर लेते हैं। आइडियल प्राइस देखिए, कहीं दूर से दूर तक कोई टच नहीं है, कोई नाता नहीं है सेलर और बायर के बीच में। यही रीजन है कि यहाँ पे अग्रीमेंट पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे अग्रीमेंट पॉसिबल इसलिए है कि आइडियल प्राइस आप देखिए, जो बायर का है वो लोवेस्ट प्राइस के नजदीक है सेलर के, और जो सेलर का आइडियल प्राइस है वो बायर का जो मैक्सिमम प्राइस है उसके नजदीक है। यहां पे अग्रीमेंट पॉसिबल होता है। आप ये ब्लैक कलर देखिए, जो लोवेस्ट प्राइस है यहां पे नजदीक है आइडियल प्राइस के बायर के, और जो आइडियल प्राइस है सेलर का वो मैक्सिमम प्राइस के नजदीक है जो बायर का मैक्सिमम प्राइस है। इस स्थिति में अग्रीमेंट पॉसिबल होता है। सो दिस इज हाउ द बांटना इज एक्चुअली वर्क। तो दोस्तों अब बात करेंगे सेक्शन 2 की, इंफॉर्मेशन एंड रिसर्च इज द रियल पावर इन नेगोशिएशन। दोस्तों एक कहावत है कि तैयारी ही असली प्रोफेशनल की पहचान है। एक रिसर्च है कि सभी सफल नेगोशिएशन का जो राज है, 80% आपकी तरफ से की गई पहले से एडवांस जो रिसर्च है
वो है। इसको क्लियरली डिफाइन कीजिए कि आप क्या हासिल करने जा रहे हैं और टेबल पे आपके मुद्दे क्या क्या होंगे। और दोस्तों, किसी भी बातचीत में सबसे अच्छी डील पाने के लिए ऑप्शंस का होना बहुत जरूरी है। ये आपके दोस्त का काम करता है। आपके पास जितने अच्छे ऑप्शंस या विकल्प होंगे उतने ही अधिक आप फियरलेस डिसीजन ले सकते हैं। और अगर आपने पहले से अपने विकल्प यानी ऑप्शंस डेवलप नहीं किए तो आपके पास दोस्तों एक ही ऑप्शन रह जाएगा, सामने वाले की बात से सहमत होना। इसलिए एक कहावत है अंग्रेजी में, कन्विंस्ड बी और गेट कन्विंस्ड, क्योंकि आपके हाथ जो है ना वो बंधे हुए हैं। वहीं पर अगर आपके पास वेरियस ऑप्शंस हैं तो आपके पास पावर होगी, यानी अपने विकल्प को आप काउंटर के रूप में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब तो आपको समझ आ गया होगा कि होमवर्क कितना जरूरी होता है, लेकिन बहुत सावधानी से अपने विकल्पों का इस्तेमाल करें, ये जरूर ध्यान रखना है। सो माय फ्रेंड्स, ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू हैव राइट इंफॉर्मेशन एंड रिसर्च बिफोर सिटिंग इन द नेगोशिएशन टेबल, आपका 80% काम आसान हो जाएगा। आपको 2 टाइप की रिसर्च करनी होगी। रिसर्च नंबर 1, अगर आप किसी भी नेगोशिएशन के लिए जा रहे हैं एज अ वेंडर, एज एन क्लाइंट, सबसे पहले आप उनके बारे में पता कीजिए जहां आप जा रहे हैं कि उनके प्रोडक्ट क्या क्या हैं, मार्केट में उनकी ओवरऑल क्रेडिबिलिटी क्या है, पेमेंट को लेकर उनके मार्केट में व्यूज क्या हैं, इन सब चीजों का वर्कआउट करके आप जाएं। नंबर 2, जिस व्यक्ति से आप मिलने जा रहे हैं उस व्यक्ति के बारे में भी थोड़ी रिसर्च करके जाएं कि वो व्यक्ति पावरफुल है या वो डिसीजन मेकर है, वो कौन अथॉरिटी पर्सन है, उसकी क्या इमेज है कंपनी में, क्या ये पर्सन मेरी मदद कर पाएगा डील क्लोज करने में, या ये पहला डिस्कशन करके फिर मुझे नेक्स्ट लेवल पे सेकेंड नेगोशिएशन के लिए लेके जाएगा। ये सब चीजें बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए है कि ये सब जानकारियों के साथ अगर आप टेबल पे बैठेंगे नेगोशिएशन के लिए तो ये मदद करेगी डील को आपके पक्ष में लाने के लिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट सेक्शन 3 की, नेगोशिएशन फेसेस एंड स्टाइल ऑफ नेगोशिएशन। सो दोस्तों, नेगोशिएशन फेसेस को 4 चरणों में बांटा गया है: ओपनिंग फेज, टेस्टिंग फेज, मूविंग फेज एंड अग्रीइंग फेज। यहां पे पहला जो चरण है यानी ओपनिंग फेज। दोस्तों, मेरा 100% फेथ है, बिलीव है कि जब भी किसी से इनिशियल टॉक कीजिए, किसी से मिलिए तो एकदम गर्म जोशी के साथ मिलिए, 100% पूरी एनर्जी के साथ मिलिए। मेरा बेटा है 9 साल का, ही ऑफन सेज डैड भौकाल होना चाहिए। सो जोक अपार्ट, बट इट्स रियल। एक्चुअली गर्म जोशी या ये चीज जो माहौल बनती है इनिशियल टॉक में, एक परसेप्शन की जो अभी हम बात कर रहे थे, परसेप्शन क्रिएट करता है, वो बहुत जरूरी है। एक ठंडे डल फेस के साथ, ठंडे माहौल के साथ आप इमेजिन कीजिए कि इस मूड के साथ आप कैसे किसी मीटिंग का सही अंजाम, सही कंक्लूजन तक लेके जा सकते हैं। एब्सोल्युटली नॉट। परसेप्शन क्रिएट होने के बाद डिस्कशन स्मूथली जाता है। फिर बाद में हम अपने अपने दोनों पक्ष अपनी अपनी नीड्स एंड वांट्स की जो डिमांड है उसको रखते हैं। तो जो भी शुरुआती रूपरेखा हम तैयार करते हैं अपनी अपनी डिमांड्स का, आमतौर पर दोनों पक्ष उसे रिजेक्ट तो बल्कि मैं नहीं कहूंगा इग्नोर कर देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको याद रखना होगा कि अपनी अपनी नीड एंड वांट्स को रखने के लिए ज्यादा उत्सुकता ना दिखाएं, ज्यादा एक्साइटमेंट ना दिखाएं। तो दोस्तों, जो कि आम बात है, आपने सुना ही होगा, आपको एक्सपीरियंस होगा कि कोई भी इनिशियल टॉक होती है, कोई भी चीज या कोई ऑफर रखी जाती है नेगोशिएशन के दौरान, कोई फर्स्ट फेज में या तुरंत फर्स्ट टॉक में पहली ही लाइन में आपके ऑफर को, या आपकी किसी भी टाइप की ऑफर हो, चाहे वो पैसे की हो या कोई प्रोडक्ट की ऑफर हो, सर्विसेज की ऑफर हो, कुछ भी कॉम्प्लीमेंट्री की ऑफर हो सकती है, तुरंत कोई नहीं एक्सेप्ट कर लेता। तो दोस्तों, याद रखिए, अपनी नीड एंड वांट्स की या डिमांड को रखने के लिए ज्यादा उत्सुकता ना दिखाएं, ज्यादा एक्साइटमेंट ना दिखाएं। इस टेस्टिंग फेज में दोनों पक्ष एक दूसरे को और उनके प्रोडक्ट को समझते हैं और दोनों खुद को अच्छा बताते हैं और काउंटर करते हैं। उसी काउंटर का यूज करके एक्चुअली जस्टिफाइड आंसर देना होता है, और कोई भी एक पक्ष या दोनों पक्ष बातों से सामने वाले की कमजोरी पता लगाने की भी कोशिश करेगा। दोस्तों, अगला चरण है मूविंग फेज। ये वो फेज है जहां पे वास्तविक यानी रियल बातचीत शुरू हो जाती है। इस चरण में दोनों पार्टीज एक दूसरे को कंसेशन या डिस्काउंट देना चालू कर देते हैं। यहां पर क्लाइंट को यह सोचना है कि प्रपोज्ड अमाउंट में जो कॉस्ट ऑफर किया है उसमें वो सर्विस दे पाएगा, डिजायर्ड सर्विस, या नहीं दे पाएगा। अपने रिस्क को भी कैलकुलेट कीजिए जो भी आपने पे ऑफर किया है। दोस्तों, यहाँ पे पॉइंट वाली बात यह है कि अगर आपको इस थर्ड यानी मूविंग फेज तक ये पता चल जाए कि जो सामने वाले पार्टी ने आपको ऑफर किया है
जो प्रपोज्ड अमाउंट ऑफर किया है वर्सेस, यानी उसका बजट थोड़ा ज़्यादा है ऑफर से, तो आप अपने तर्क के साथ ऐसे पॉइंट ढूंढिए, मन में कैलकुलेशन कीजिए कि मैं कैसे इस ऑफर्ड प्रपोज्ड प्राइस को वापस से रिवाइज कराऊं। अग्रीइंग फेस ये वो अंतिम चरण है बातचीत का जहां पे नेगोशिएशन पूरा हो जाता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि आपने वर्बल जो भी टर्म कंडीशंस पे, प्राइसिंग पे जो भी डिस्कशन किया है उसको वापस से एक बार, जो भी वर्बल आपने डिस्कशन किया है उसको वापस से आपने जहाँ जहाँ पे नोट किया होगा या वर्बली किया होगा उसको रिवाइज कराएं, उसको रिमाइंडर कराएं। दोनों सहमत होने के बाद फिर उसको कंक्लूजन तक लेके जाएं, तभी जाके अग्रीमेंट पे बात आ पाएगी। तो दोस्तों अब बात करेंगे सेक्शन 4 की, हु शुड ऑफर फर्स्ट, इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे। द फर्स्ट ऑफर ड्यूरिंग द नेगोशिएशन इज वेरी वेरी क्रूशियल, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हु शुड ऑफर फर्स्ट, मैं पहले करूं, आप पहले, मैं या पहले आप? दुनिया के बड़े से बड़े नेगोशिएटर का यह मानना है कि पहले आपको ऑफर नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों सवाल इस बात का है कि कोई तो ऑफर करेगा पहले, आप करें या मैं करूं, तो पहले ऑफर करे कौन? अगर लोगों का मानना है कि पहले ऑफर नहीं करना चाहिए तो ये बात दोनों पे लागू होती है। सो दोस्तों पहले आपके चक्कर में तो आपकी डील ही खटाई में पड़ जाएगी, यानी पोस्टपोन हो सकती है। जब आपने इतना वर्कआउट किया, आपने अपना बांटना रेडी किया, तो आपको पहले ऑफर करने में कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है केस टू केस। मैंने खुद बहुत बार काउंटर ऑफर किए हैं, बाद में भी ऑफर किए हैं। अभी रिसेंट हमने एक प्रॉपर्टी की डील क्लोज की है। मार्केट में जितना भी फाइनल प्राइस चल रहा है उसके नीचे कोई आता नहीं है, उससे भी 20% कम में हमने डील को क्लोज की। और यही सारे टैक्टिक्स की जिसकी मैं डिस्कशन अभी तक कर चुका हूं, और अभी आने वाले और सारे चैप्टर, टोटल 12 चैप्टर्स हैं जैसा कि आपने इंडेक्स में देखा होगा। 12 चैप्टर्स में अभी तक हम जो भी डिस्कशन करेंगे ये सारी टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके 20% कम में डील को क्लोज किया। आप समझ सकते हैं 20% का अमाउंट कुछ भी हो सकता है। सो दोस्तों अब बात करेंगे कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के चार भाग की, दोनों की बात करेंगे। एडवांटेजेस के 4 पॉइंटर्स की हम बात करेंगे और डिसएडवांटेजेस की भी 4 पॉइंटर्स की बात करेंगे। तो पहले बात करेंगे एडवांटेज की कि आपने अगर फर्स्ट ऑफर आपने किया तो उसके एडवांटेज क्या क्या हैं। पहले ऑफर देने से आपके पास इनिशियल पोजीशनिंग लेने के लिए सफिशिएंट टाइम रहेगा और आइडियल अपॉर्चुनिटी एक होगी सेकंड काउंटर करने के लिए। पॉइंट नंबर 2, बूस्ट इन कॉन्फिडेंस। पहले ऑफर देने से आपका आत्मविश्वास बढ़ सकता है सामने वाले की नजर में, और उसे लगेगा कि आप नेगोशिएशन करने में काफी निपुण हैं, यानी काफी सक्षम हैं। पॉइंट नंबर 3, क्लेरिफिकेशन ऑफ प्रायोरिटीज। पहले ऑफर करने से आपको हेल्प हो सकती है आपके स्टेप्स को प्रायोरिटाइज करने के लिए। पॉइंट नंबर 4, पहले ऑफर देने से बार्गेनिंग में आपको मदद होगी और वो आपको प्रपोज्ड अमाउंट को सपोर्ट भी कर सकता है। सो दोस्तों अब बात करेंगे पहले ऑफर करने के डिसएडवांटेजेस की। इसमें भी 4 पॉइंट है। पहला है रिवीलिंग स्ट्रेटजी। दोस्तों पहले ऑफर करने से आपके बातचीत की रणनीति का पता चल सकता है, जिससे सामने वाले पक्ष को आपके इंटेंशन को समझने और संभावित रूप से उसको काउंटर करने का मौका मिलेगा। मतलब पहले ऑफर करने से आपकी भावताओं करने की जो रणनीति आपने बनाई है वो लीक हो सकती है। इससे सामने वाले पक्ष को यह मदद मिलेगी कि आपकी नेगोशिएशन करने की अप्रोच क्या है। पॉइंट नंबर 2, रिस्क ऑफ एंकरिंग। पहले प्रस्ताव प्रस्तुत करने से एंकरिंग का जोखिम होता है, मतलब उसी बात को सामने वाला पक्ष पकड़ के बैठ जाएगा जहां पे बाद की जो बातचीत होगी उस स्टार्टिंग प्रस्ताव के आसपास केंद्रित होती रहेगी, जो संभावित रूप से बेहतर रिजल्ट की गुंजाइश को सीमित करेगा। पहले ऑफर करने से सबसे बड़ा नुकसान ये भी हो सकता है कि सामने वाला इसे शर्त के रूप में देख ले। जैसे किसी इंटरव्यू में कोई इंटरव्यूअर ये बोल दे कि मुझे 50,000 सैलरी चाहिए, तो आप समझिए कि जो इंटरव्यूअर है 15 मिनट का, 20 मिनट का, 10 मिनट का, जितना भी इंटरव्यू होगा, पूरे इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यूअर का ध्यान उसकी उस बात पे केंद्रित रहेगा जो उसने 50,000 बोला। मतलब
सामने वाला फ्लेक्सिबल नहीं है। अब इंटरव्यूअर ने उसको इसे एक शर्त के रूप में समझा, हो सकता है उसने शर्त के रूप में ना कही हो, लेकिन आपको मोड ऑफ जो टॉक है, बातचीत की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, आपको ये समझना होगा कि कब कहाँ पे कौन सी बातचीत रखनी है, कब कौन सा यहाँ पे पॉइंट मुझे सूटेबल होगा रखना। पॉइंट नंबर 3, लोअर कंट्रोल। पहले ऑफर करने से सामने वाला पक्ष अपना लिमिटेशंस तय कर सकता है। हो सकता है उसका बजट और ज्यादा रहा हो और आपके पहले, चूंकि आपने पहले ऑफर कर दिया, इस वजह से उसको वो डील कम में मिल सकती है। पॉइंट नंबर 4, मिस इंटरप्रिटेशन और लिमिटेड एवरेज। पहले ऑफर करने से नेगोशिएशन की लेवरेज को लिमिट कर सकता है, एज द अपोजिंग पार्टी कुड यूज योर प्रपोजल एज ए स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ नेगोशिएशन। आपके पहले ऑफर करने से चांसेस है कि सामने वाला जल्दी मान जाए और आपके प्रपोजल को ठीक ढंग से समझ भी ना पाए, और ये भी चांसेस है कि दूसरा पक्ष आपको अपनी शर्तों पे मना ले। सी यू इन द न्यू चैप्टर नंबर 5। थैंक्स फॉर वॉचिंग।